सर उस्मान मंथ में शायद एक या दो दफ़ा ही आया करेंगे, बाकी क्लासेस में ही ले। नहीं, ये ग्रीन बार है। ओके, तो अब हम लोगों का जो मेन टॉपिक है, एजेंडा है कोर्स का, वो है जी एजेंटिक एआई। कि हम लोगों ने ऐसी एआई पढ़नी है या एआई की ऐसी, एआई एक पूरी फील्ड है। उस एआई में आगे मशीन लर्निंग है, एनएलपी है, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। कुछ लोगों को आइडिया होगा, कुछ लोगों को नहीं है, वो अब हम लोग डिस्कस करते जाएंगे तो हमें आइडिया होता जाएगा। तो एआई की एक स्पेसिफिक फील्ड है एजेंटिक एआई, जिसके ऊपर हमारा सारा फोकस है। अच्छा, अब एजेंटिक एआई के ऊपर ही फोकस क्यों है, सारी चीज़ें हम लोग ये सारी डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई एजेंटिक एआई और राइज ऑफ एजेंटिक एआई ये डिफरेंट हमें मिल रही हैं। रिसर्च पेपर जो एजेंटिक एआई पर आए हैं 2024 में, उनका ग्राफ कहाँ पर जा रहा है, और उसके बाद रेपोज मेंशनिंग एआई एजेंट्स, जॉब पोस्टिंग जो एआई एजेंट्स की हैं वो किस तरह बढ़ रही हैं, और गूगल सर्च इंटरेस्ट इन एआई एजेंट्स। तो ये सारे के सारे बढ़ रहे हैं एआई एजेंट्स, कि जॉब्स भी एआई एजेंट्स में आ रही हैं। लोग इंटरेस्ट जो गूगल सर्चेस में शो कर रहे हैं वो भी एआई एजेंट्स में शो कर रहे हैं, और रिसर्च पेपर भी ज़्यादा से ज़्यादा एआई एजेंट्स पर आ रहे हैं। और अगर आप लोगों ने पिछले दिनों वीडियो देखी है फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग की, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई अब सारा जो एआई का काम है वो एजेंट्स के ऊपर होगा। देयर विल बी मोर एजेंट्स देन द ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड, बिलियंस ऑफ एजेंट्स बनेंगे। अच्छा, एजेंट से पहले अब हम लोगों को ये समझना है कि एआई क्या है, या एआई कितने टाइप की। तो बेसिक तीन वेव्स आई हैं एआई की। अच्छा, एआई के लिए लोग 1950s में भी कहते हैं कि भाई सिस्टम्स में एआई आना शुरू हो गई थी। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो 1950s से जो डेवलपर्स हैं तो उन्होंने एआई के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, कि जो काम इंसानी दिमाग करता है वही काम हम लोग कंप्यूटर से करवाना चाह रहे हैं। अब जब कंप्यूटर से करवाना चाह रहे हैं तो उस वक्त 1950s में जब स्टार्ट लिया था तो उस वक्त उन्होंने सिंपल इफ एल्स कंडीशन से लिया था। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इफ एल्स कंडीशंस पढ़ी ना, तो हम लोग एक स्टैक ऑफ इफ एल्स कंडीशन लगाते थे कि अगर ये कंडीशन सही है तो ये हो जाए, ये कंडीशन सही है तो ये हो जाए। तो 1950s में जब एआई का स्टार्ट हुआ था तो वो उन स्टैक ऑफ इफ एल्स कंडीशंस के साथ, कि भाई डिफरेंट इफ एल्स कंडीशंस लगती जा रही हैं और ये एआई। फिर आहिस्ता 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 चीज़ें बूम होती गई, मतलब सक्सेसफुल होते गए, डिफरेंट एल्गोरिदम बनते गए, और हम लोग इस काबिल हो गए कि हम लोगों ने ऐसे एल्गोरिदम्स बना लिए जिससे मशीन लर्न कर सके डिफरेंट चीज़ें। अब मशीन लर्न कर सकेगा मतलब है कि मशीन लर्न करती थी ह्यूमन बिहेवियर्स के साथ डिफरेंट, और फिर उसके बाद उन बिहेवियर्स को वो अप्लाई करके कोई ना कोई आपको एक रिजल्ट निकाल के दे रही। तो अभी तक जो एआई की तीन वेव्स आई हैं उसमें सबसे पहली है प्रिडिक्टिव एआई। प्रिडिक्टिव एआई का क्या, प्रिडिक्टिव एआई में हम मॉडल को या अपने कंप्यूटर को डाटा देते थे, वो उस डाटा से चीज़ें लर्न करता है। कि अगर ये डाटा है, या फॉर एग्जांपल अगर हमने उसको एक साल का एक स्पेसिफिक एरिया का वेदर का डाटा दे दिया, तो वो उस स्पेसिफिक एरिया के जो पैरामीटर्स हैं डिफरेंट, फॉर एग्जांपल एयर प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, और उस लिहाज से हमें एक प्रिडिक्शन करके देता था कि रेन होगी या नहीं होगी। इसी तरह जो हमारी वेदर एप्लीकेशन है वो ऐसे काम कर रही है, वो हमें प्रिडिक्शन करनी है कि भाई 80% चांसेस हैं कि रेन होगी, या 50% चांस है बारिश होगी या नहीं होगी। तो एक प्रिडिक्शन देते थे। हम लोग उनको बहुत सारी पिक्चर्स दे के डाटा को ट्रेन करते थे कि भाई ये बहुत सारी पिक्चर्स हैं, ये कैट की पिक्चर है फॉर एग्जांपल। तो फिर उसके बाद जब बहुत सारे ये 50,000 60,000 पिक्चर्स देने के बाद हम लोग उसको पिक्चर देते थे किसी कैट की, टेस्ट करते थे किसी डॉग की पिक्चर देके, तो फिर हमें वो बताता था, प्रिडिक्ट करता था कि क्या ये कैट है या नहीं है। तो जो प्रिडिक्टिव एआई थी वो एक बहुत ही नैरो जगह पर, या एक बहुत ही नैरो स्कोप था उसका, कि वो किसी एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर अप्लाई हो रही थी। किसी एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर कैसे, मतलब लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, कि ये कैट है या नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने
देखा कि ईमेल को अगर स्पैम करना है तो वो ऑटोमेटिकली ईमेल को स्पैम में डाल रही है या स्पैम में नहीं डाल रही। इस तरह की बहुत छोटी छोटी जगह पे या वेदर एप्लीकेशन में, या अगर हम लोग बात करें जो हमारे फ़ोन में गैलरी की एप्लीकेशन है उसमें एक फीचर होता है कि डिस्टिंक्ट दीज फोटोज बाय ह्यूमन फेस, तो वो आपको फोल्डर बना देता है आपके फेसेस के बेस पे। मतलब अगर मेरी फ़ोन में मेरी पिक्चर है, मेरी फैमिली की पिक्चर है, छोटे भाई की पिक्चर है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अलग अलग फोल्डर बना देगा कि छोटे भाई का अलग, मेरी पिक्चर्स का फोल्डर अलग, जहाँ पर सारी फैमिली की है वो फोल्डर अलग बना देगा। तो इस तरह जो जहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक स्कोप चाहिए था वहां पर प्रिडिक्टिव एआई काम कर। उसके बाद जो वेव आई है वो है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई में क्या है कि भाई चीजें जनरेट करने लग गए एआई मॉडल खुद से। अब हमने उनको बहुत सारा डाटा दिया, ट्रेन किया, और उन्हें कहा कि डाटा बना उसी तरह का कि अगर मैंने उसको 1 लाख कैट की इमेजेस दी हैं तो अब उसे कहा कि भाई एक कैट की इमेज बनाओ। फिर 1 लाख हॉर्सेस की इमेज दी है तो उसे कहा कि भाई हॉर्स की इमेज बनाओ। इसी तरह मैंने बहुत सारा उनको डाटा दिया, बहुत बड़े बड़े मॉडल्स बनाए जिनको हम लोगों ने ट्रेन किया, और ट्रेन करने के बाद कि भाई ये डाटा बना। अब इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद वो डाटा तो बनाने लग गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको बहुत सारा जब डाटा मिला तो अब उन डाटा के बेस पे हम लोग डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। जैसे हम लोग इमेज बनवाते हैं, बहुत सारे मॉडल हैं, डाली ई है, मिड जर्नी है, उनको कहते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं कि भाई एक इमेज बनाओ कैट राइडिंग अ हॉर्स। तो अब कैट राइडिंग अ हॉर्स ऐसी कोई इमेज नहीं है जो हमने उसको दी है कि भाई बिल्ली जो है वो हॉर्स राइड कर रही है। तो अब उसे पता है कि भाई बिल्ली कैसी है, एआई मॉडल को वो बिल्ली को सोच सकता है। इसी तरह वो ये सोच सकता है कि हॉर्स कैसा नजर आता है। तो अब वो जनरेट क्या कर रहा है कि एक हॉर्स जनरेट करता है और उसके ऊपर एक बिल्ली जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि उसको हमने पावर दी एक एक चीज जनरेट करने की। पहले उसको दिया कि भाई हमने थाउजेंड्स ऑफ एसेज दिए हैं, अब तुम इन इस तरह का एसेज जनरेट करो। अब हमें तुम्हें बहुत सारे डाटा दिया है, अब इसकी समरी कैसे जनरेट करनी है वो डाटा दिया, और उसके बाद हम लोगों ने उसे कहा कि भाई हमने आपको पैराग्राफ दिया, उसकी समरी जनरेट करो। इस तरह बहुत सारे डाटा के ऊपर जब हम लोगों ने मॉडल को ट्रेन किया, और वो मॉडल बहुत सारा काम कर सकता किसी एक स्पेसिफिक नैरो जगह पर बाइंड नहीं। जैसे प्रिडिक्टिव एआई में क्या था कि वो एक स्पेसिफिक स्कोप था उसका, कि अगर वेदर की एप्लीकेशन है तो वो वेदर ही बता रही, अगर वो इमेज डिटेक्शन की है या ईमेल की है तो वो ईमेल को चेक कर। वो ये नहीं करेगी कि ईमेल को चेक भी कर दे और ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्ड भी कर। वो सिर्फ उसे चेक करके ये बताएगी कि क्या ये स्पैम है या नॉट स्पैम है या इंपॉर्टेंट। जनरेटिव ए क्या करती है कि भाई वो इमेज, वो डाटा को रीड करेगी और उसका रिस्पॉन्स या जो जवाब हम देना चाह रहे हैं वो ड्राफ्ट हमें बना के भी दे देगा। वो कैसे दे रहा है? क्योंकि हमने उसको बहुत सारे डाटा के ऊपर ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ, थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ ईमेल दी हैं कि भाई ये ईमेल लो, ऐसा ईमेल हो तो उसका ऐसा जवाब दो। वो करते 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 हमारे पास एक मॉडल बना जिसे हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल या लार्ज इमेज मॉडल बोलते हैं, या मल्टी मॉडल बोलते हैं, जो मल्टीपल काम करते हैं। जैसे अभी हमारा जो चैट GPT 4 है उसके अंदर ही उन्होंने डाली ई को इंटीग्रेट कर दी कि अगर हम लोगों से बोल रहे हैं कि भाई मुझे एक इमेज जनरेट कर दो तो वो इमेज भी जनरेट कर देता है, और अगर हम उसे कहें कि भाई मेरी ईमेल का ड्राफ्ट करो तो वो टेक्स्ट भी कर देता है। तो जो मल्टीपल काम करते हैं उनको मल्टी मॉडल बोलते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं वो हमारे पास आ जाएंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब उसके बाद जो अब वेव आ रही है वो एजेंटिक एआई की। अब जनरेटिव एआई का जो बूम आया ना, या जो वेव आई वो आई नवंबर 2022 जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ। जनरेटिव एआई हैज चेंज द वर्ल्ड इन 2 ईयर्स। तो 2022 में आई थी, और अभी 2024 दिसंबर है, तो तकरीबन 2 ईयर्स और 2 मंथ गुजरे। नवंबर 2022 में चैट जीपीटी आया था, जेमिनी है, को पायलट है, क्लाउड है, परप्लेक्सिटी है, डिफरेंट एआई मॉडल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं कि भाई एआई की अडॉप्शन किस तरह से बढ़ी, या एप्लीकेशन की अडॉप्शन है। नेटफ्लिक्स को 1999 में 3.5 ईयर लगे 1 मिलियन यूज़र तक पहुंचने के लिए। इसी तरह किक स्टार्टर को, एयरबीएनबी को, एंड सो ऑन, चैट जीपीटी सिर्फ 5 दिन के अंदर 1 मिलियन यूज़र तक।
इसीलिए अगर किसी ने उन दिनों में चैट जीपीटी यूज़ किया है ना, तो आपको थोड़ी देर बाद वो कन्वर्सेशन में एरर देना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सर्वर को इतना स्केलेबल नहीं बनाया। ये सोचा ही नहीं गया था कि भाई इतनी जल्दी ये कवर हो जाए, 5 दिन। इंस्टाग्राम भी 3 माह लगे, हालांकि फेसबुक पहले से चल रहा था, फिर इंस्टाग्राम है सोशल मीडिया एप्लीकेशन, उसको भी 3 माह लगे। लेकिन चैट जीपीटी एक नया कॉन्सेप्ट है और वो 5 दिन के अंदर इतना बूम कर गया कि 1 मिलियन यूजर एक्टिव उसे क्रॉस कर। बिहार में उन्होंने डिफरेंट मार्केट शेयर के लिहाज से बताया हुआ है कि चैट जीपीटी 59% यूज़ हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट 14.4% यूज़ हो रहा है, गूगल जेमिनी 13.5%, और परप्लेक्सिटी 5.6%, और क्लॉड 2.8। फिर आगे बाकी आ रहे हैं, लामा आ गया जो मेटा का है, ओपन सोर्स लामा आ जाएगा, और डिफरेंट मॉडल्स। इनके ये सर जिया ने बनाई हैं, तो सोर्सेज आपको ये सारी मैं ये डॉक शेयर कर देता हूँ अभी आपके ग्रुप। अब हमें ये पता चलेगा कि भाई हमें एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई के साथ काम करना है, क्योंकि जो पहली वेव है ना एआई की, उसका जो स्कोप था वो बहुत नैरो था। अब उस स्कोप पे हम क्यों काम नहीं करेंगे, या जो मशीन लर्निंग है अपने मॉडल्स क्यों ट्रेन नहीं करेंगे? क्योंकि सबसे पहले मॉडल ट्रेन करने के लिए हमें चाहिए डाटा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी जब लेक्चर एंड होने वाला होगा, सर नवीन आएंगे, तो उन लोगों ने ना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में एक एप्लीकेशन बनाई थी, जो एंड टू एंड एप्लीकेशन थी, वो बनाना चाह रहे थे लेकिन वो बनी नहीं। वो थी कि हम नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम बनाए, पार्किंग सिस्टम बनाना है, गाड़ी आई, सामने कैमरास लगे हैं, नंबर प्लेट डिटेक्ट होगी, नंबर प्लेट की वो ऑटोमेटिकली वो रिसिप्ट को प्रिंट कर देगा, वहां से लेगा और ऑटोमेटिकली कार पार्क करने चलेगा। अब ये सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले तो चाहिए था डाटा नंबर प्लेट्स का, ताकि मॉडल को ट्रेन किया जा सके, उसे पता हो। अच्छा, उसे पता हो मॉडल को कि नंबर प्लेट कैसी है, कैसे कैसे नंबर प्लेट्स हो सकते हैं, फिर उसको हम लोग यूज़ करें। अब नंबर प्लेट्स कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल उसे पता हो कि भाई 3 लेटर का टेक्स्ट होगा, फिर आगे 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक जो व्हीकल नंबर है वो होगा, और आगे 2 नंबर का जो मॉडल नंबर, यानी कि ये 2021 में गाड़ी इन लोगों ने ली है, रजिस्टर करवाई है, या 2022 में करवाई है, 24 में करवाई है, 2008 में करवाई है, जिस भी सन में करवाई। अच्छा, बहुत सारे नंबर प्लेटों की पिक्चर ली गई, इकट्ठा किया गया डाटा। अब वो जब डाटा इकट्ठा किया गया, तो अब उस डाटा में बहुत सारी चेंजेस थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर प्लेट थी, जो हमारी स्टैंडर्ड नंबर प्लेट्स पहले आती थी, जिसमें यहाँ पर एक ग्रीन कलर का स्टिकर लगा हुआ होता था, जिसके ऊपर पंजाब लिखा था, और यहाँ पे हम लोग लेटर लिख लेते थे FDA, और नीचे नंबर आ जाता था, लेट से और यहाँ पे हम तो स्टैंडर्ड ये था कि नंबर प्लेट कुछ ऐसी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हम पाकिस्तानी हैं, तो हम लोग अपनी मर्जी करते हैं। हम लोग नंबर प्लेट बना रहे हैं जिसके साइड पे लिखा हुआ है जट साहब, चौधरी साहब, और बहुत सारे इस तरह के वेरिएशंस, कि हम लोगों ने अपने अपने हिसाब से वो नंबर प्लेट बनवा ली थी। अब किसी ने उस नंबर प्लेट के साइड पर वो जो स्पाइडरमैन का जाला है उसका स्टिकर लगवा लिया, किसी ने एक अलहदा जिसे कहते हैं डबल 2 लेयर नंबर प्लेट बनवा के उसके ऊपर जट साहब लिखवा लिया, अपना नाम लिखवा लिया, कास्ट लिखवा ली, सौ चीज़ें चलती रही। कलर्स भी चेंज होते रहे, फिर उसके बाद वो प्लास्टिक की आ गई जो बड़ी चमकीली सी होती हैं, फिर उसके बाद नीचे रिफ्लेक्टर लगने लगे, बहुत सारी चीज़ें हुई।
अब जब इतनी ज़्यादा आ गई, अब उसमें सबसे बड़ी जो मसला था वो ये था कि हम लोग जो एक काम करते हैं, जैसे ये बाकी सारी चीज़ें तो हम सेम ही रखेंगे। अगर नंबर आ गया हमारे पास फॉर एग्जांपल 7868, स्टैंडर्ड तरीका तो ये है कि भाई नंबर ऐसे लिखें, लेकिन हम लोग ऐसे लिखें। इसी तरह और भी बहुत सारे नंबर हैं, मतलब लाइक 786 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और किसी को 111 और 3 मिला तो वो 11 कैपिटल का मतलब बड़े बोल्ड लिखवाएगा और बाकी स्मॉल लिखवाएगा। तो अब एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो अब वो कैमरा डिटेक्ट करता था पिक्चर, जब उसको टेक्स्ट में ट्रांसलेट कर रहा था तो प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि हमने उसको बताया था कि भाई लेटर का साइज़ ये होगा करेक्टर का, और जो नंबर्स आएंगे उसका साइज़ ये होगा, और अगर कोई स्मॉल साइज में टेक्स्ट है किसी साइड पर तो वो मॉडल नंबर है। तो अब वो इसको मॉडल नंबर ले रहे हैं, मॉडल सॉरी मॉडल ईयर, किस मॉडल की ये बाइक है या किस मॉडल की ये गाड़ी। तो अब ये एरर आ रहे थे, अब ये मसले आ रहे थे। अब इन मसलों से बचने के लिए बहुत कुछ किया गया, बहुत सारा डाटा उसको दिया गया, लेकिन स्टिल वो एप्लीकेशन नहीं चली, फेल हो। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा वेरिएशंस नंबर प्लेट में आ गई। अब क्यों गवर्नमेंट ने स्टैंडर्डाइज कर दिया है, जब से ये कैमरास लगाने शुरू किए हैं कि नई किस्म के नंबर प्लेट्स आई हैं, वो इसीलिए स्टैंडर्ड बना दी ताकि जो कैमरास हैं उसको इजीली डिटेक्ट कर सके। अब सबसे पहले तो हमें अगर नंबर प्लेट ही चाहिए अपने पाकिस्तान की, तो उसका इतना डाटा देने के बावजूद हम फेल हो गए कि एक एप्लीकेशन नहीं बना सकते। तो किसी एक ऐसी चीज का डाटा कैसे हम लोग गेट कर लेंगे जिसके पास हमारी एक्सेस ही नहीं, जिसके ऊपर हमारी एक्सेस ही नहीं। जैसे किसी मेडिकल फील्ड का डाटा मुझे गेट करना है, या अगर मुझे किसी ऐसी चीज का डाटा गेट करना है जो जिसके ऊपर मेरी एक्सेस नहीं। जैसे नंबर प्लेट तो पब्लिक मतलब पार्किंग में खड़ी है बाइक, वो बंदा आएगा वो पिक्चर स्कैन के ले जाएगा, हम तो यहाँ बैठे पढ़ रहे हैं, हमें आइडिया भी नहीं है। तो अब ये मसले थे। अब इन मसलों को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे काम हम लोग करते हैं डाटा को गेन करने के लिए, लेकिन अब जो बड़े बड़े एलएलएम है, जैसे जीपीटी है, जेमिनाई है, या फेसबुक का मेटा है, उनके पास ये रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है डाटा की, क्योंकि उनके पास बिलियंस ऑफ जीबी का डाटा मौजूद है। उनके पास हमारा वो डाटा भी मौजूद है जो हमें नहीं पता। अब से आधा घंटा पहले एग्जैक्टली मैं कहाँ था मुझे ये याद नहीं, लेकिन गूगल को पता है कैसे मेरे फ़ोन की लोकेशन हो। आज से 3 दिन पहले मुझे किस किस की ईमेल आई मुझे ये याद नहीं है, लेकिन गूगल को पता है, क्योंकि उनके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। इसी तरह जो हम लोग बोल रहे हैं, जैसे अक्सर हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि जब हम लोग बोल रहे होते हैं लेट से पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे हमें ऐड आने लग जाएंगे कि पिज़्ज़ा के। अगर किसी प्रोडक्ट के बात कर रहे हैं, लेट से हम बात करते हैं लग्जरी वॉचेस की, तो वो वॉचेस की ऐड आने लग जाएंगी। तो उनके पास बहुत डाटा मौजूद है हमारा, जो हमें पता भी नहीं, अनइंटेंशनली हम लोग दे चुके। तो उन डाटा के ऊपर उन लोगों ने वो मॉडल ट्रेन कर। अब एआई की जो दुनिया है ना, एआई की दुनिया में बात सारी चलती है मॉडल। एआई की दुनिया में पैसा इतना मैटर नहीं करता। अगर मॉडल का रिस्पॉन्स अच्छा है तो वो वाला मॉडल यूज किया जाए। अब क्या मैं या आप लोग जीपीटी या जेमिनाई से बड़ा मॉडल बना सकते हैं? जीपीटी को ट्रेन करने के लिए मेरा ख्याल है $8 बिलियन का खर्चा है, जो मेरे ख्याल माइक्रोसॉफ्ट ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया।
और $8 बिलियन भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर वो यूज़ कर रहा है ओपन एआई। फिर उसके बाद डाटा माइक्रोसॉफ्ट से लिया है और बहुत सारा डाटा उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। फिर उनको उनके पास 8 बिलियन का है। अगर वो जीरो से स्टार्ट करते हैं कि सारे डाटा सेंटर बनाते हैं और चीज़ें करते हैं, उसके बाद उनका खर्चा बहुत बढ़ गया और हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के पास जाती है। तो किसी एक इंडिविजुअल के लिए तो नियर टू इम्पॉसिबल कि जीपीटी या जेमिनाई से मंगा ले। लाइक जब अगर आप लोगों ने गौर किया हो, अभी भी अगर हम लोग देखें स्लाइड में, तो जीपीटी का जो मार्केट कैप है वो है 60%, राउंड अबाउट 59.2%, और जेमिनाई का है 13.5। जब ये न्यू जीपीटी लॉन्च हुआ था उस वक्त गूगल वालों ने एक और भी मॉडल लॉन्च किया था, बार्ड, और वो फेल हो गए। लाइक एआई के जीपीटी का मॉडल उस वक्त इतना अच्छा था कि गूगल फेल हो गया। तो बंदा इमेजिन कर सकता है कि गूगल एक दफ़ा फेल हो जाए। तो अब गूगल ने जब compete कर पा रहा है जीपीटी से, तो मेरा ये आपका करना तो मजाक वाली बात यह है कि हम जाके जीपीटी के सामने खड़े हो, या सूरज को दिया दिखाने वाली बात, वो जो कहावत है हमारे उर्दू में कि हम सूरज को दिया दिखाने के भाई इसकी रोशनी है और तो इसलिए हम उस दौड़ दौड़ में नहीं पड़ेंगे कि भाई हम इसे कैसे इतना बड़ा मॉडल बनाए। उसमें बनाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला चैलेंज तो है डाटा। अगर हम किसी तरह डाटा ले आते, फिर हमारे पास जो चैलेंज है वो है डाटा सेंटर। डाटा सेंटर, मैं आप लोगों को ये बता, डाटा सेंटर या जहाँ पर एआई मॉडल को ट्रेन करेंगे वो मशीन भी हमने खरीदी। अब जब मॉडल ट्रेन हो रहा है या चीज़ें काम कर रही हैं, तो उस वक्त सबसे ज़रूरी है कि वो जब तक मॉडल ट्रेन हो रहा है वो मशीन एंड टू एंड चलती रहे, दरमियान में बंद ना। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी को हम इतना वो नहीं कर सकते कि भाई कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा मॉडल ट्रेन होने में 3 माह लग रहे हैं तो 3 माह तक बिजली आती रहेगी, बंद नहीं होगी। अगर हमने उसको भी कवर कर लिया सोलर लगा के, फिर अगर 3 माह तक रेगुलर मशीन चल रही है तो वो हीट अप हो जाएगी। फिर उसके ऊपर एयर कंडीशन भी लगाना, जब एयर कंडीशन लगाना सोलर का खर्चा और बढ़ गया। इसके बाद भी जब हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, अब जीपीटी जो है वो वेबसाइट पे भी सर्च कर लेते हैं। जब जीपीटी नया नया आया था, अभी हम लोग देखते हैं जीपीटी के क्या क्या पावर हैं, पहले क्या ड्रॉबैक थे। जब जीपीटी नया नया आया था वो आपको रियल टाइम डाटा नहीं दे सकता था, मतलब वो आपको ये नहीं बता सकता था कि आज बिटकॉइन की वैल्यू क्या है, लेकिन अब वो बता देता है। वो कैसे बताता है? क्योंकि वो उसके पास एआई एजेंट्स मौजूद हैं जो वेबसाइट पे ऊपर सर्च कर सकते हैं। अब अगर हमें ऐसे एजेंट लगाने हैं तो इसका मतलब है कि जब भी हमारा मॉडल चल रहा है तो 24 घंटे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इंटरनेट भी ऑन हो। और पाकिस्तान में इंटरनेट की क्या स्टेट है ये मेरे से बेहतर आप ही जानते हैं कि वेब तो हमने क्या सर्च करनी, हमारे वॉइस मैसेज नहीं इधर उधर जा रहे। तो इसलिए अब हमारे लिए ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं। सबसे पहले तो हम कॉस्ट ही पूरी नहीं कर सकते डाटा और डाटा सेंटर की। लाइक ओपन एआई $8 बिलियन लगा, और हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट, तो इंडिविजुअल तो बड़ी दूर की बात है, गवर्नमेंट $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के पीछे पीछे भाग। हमारे पाकिस्तान में पीआईए 10 अरब उसका वैल्यूएशन आई है। तो इसलिए अब हम इस दौर में नहीं पड़ेंगे कि भाई हमें मॉडल बनाना, क्योंकि मॉडल इस लेवल के ऑलरेडी बन चुके। अब हम इस दौर में हैं कि भाई हम उसे यूज कैसे करें अपनी एप्लीकेशंस के अंदर, डिफरेंट चीज़ों के साथ पैसा कमाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमें एजेंटिक एआई सॉरी जनरेटिव एआई का पता तो चल गया कि भाई जिन मॉडल के ऊपर हमें काम करना है वो मॉडल हम बना नहीं सकते, लेकिन हम उसे यूज कर सकते। हम उसके $20 दे सकते हैं, लेकिन उसके जैसा मॉडल नहीं बना सकते। चैट जीपीटी 4 यूज करना है तो $20 मंथली वो मैं पे कर सकता हूँ, विच इज अराउंड ₹6500 पाकिस्तान। वो हम मंथली पे कर सकते हैं, लेकिन मॉडल नहीं बना सकते।
वो कोस्ट आप लोगों के सामने रख दिया, अगर कोई बंदा चाहता है तो वो फिर कर लेंगे। अब उन मॉडल्स को यूज़ कैसे करना है? अब मॉडल यूज़ करने के दो तरीके, हम उनको डाटा जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में या अपने डिफरेंट टास्क में, या हम उनको अपने डिफरेंट जो चीज़ें हैं उन्हें ऑटोमेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब ऑटोमेट का क्या मतलब है? कि ऑटोमेट का मतलब है कि भाई मैं अपना जो ईमेल का इनबॉक्स है उसे किसी तरह जीपीटी के साथ अटैच कर, ताकि जो ईमेल आई है वो उसको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर। या अगर हम लोग एक एप्लीकेशन लेते हैं, मैं आप लोगों को एक एजेंट की एग्जांपल बता देता हूँ जो पिछले दिनों हम लोगों ने डेवलप की। वो थी कि जैसे दराज एक प्लेटफॉर्म या अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मल्टीपल सेलर हैं और मल्टीपल कस्टमर। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जांपल नाइकी के ब्रांड की जो वेबसाइट है या एडिडास की वेबसाइट है, उसके ऊपर एक ब्रांड अपनी प्रोडक्ट सेल कर, लेकिन दराज के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इसी तरह अमेजोन के ऊपर है, सेम गोज विद ईबे और अली एक्सप्रेस एंड डिफरेंट, अली बाबा भी। ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम अपना स्टोर बना के वहाँ पे चीज़ें कर। अब इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म था जो कह रहा था कि भाई मुझे अपना प्लेटफॉर्म अब्यूजिव होने से बचाना, तो अब मुझे कुछ ऐसा काम करके दो कि जब क्लाइंट या कस्टमर कोई प्रोडक्ट रिव्यू करे, तो मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और अब मैं उसको रिव्यू देना चाह रहा हूँ ये प्रोडक्ट सही है या नहीं, तो जैसे ही वो प्रोडक्ट रिव्यू करे तो उस रिव्यू को दोबारा से रिव्यू किया जाए। अब एक तो है कि एज अ ह्यूमन मतलब हम वहाँ पे आदमी उठा दें और वो रिव्यू कर रहे हैं। अब अगर हमें यही काम करना है एजेंट्स के थ्रू, इसका एक एजेंट हम लोगों ने बनाया था कि वो रिव्यू लेते थे, जीपीटी को देते थे, जीपीटी उसको सारे को चेक करता था, वो बताता था कि क्या ये एब्यूजिव है या नहीं। अब अगर एब्यूजिव है तो वो यूज़र को वापस ईमेल कर देता कि भाई योर प्रोडक्ट सॉरी योर प्रोडक्ट रिव्यू इज अब्यूजिव, इफ यू थिंक द प्रोडक्ट इज नॉट गुड यू कैन एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट कैन नॉट यूज द अब्यूजिव लैंग्वेज। और अगर गुड है तो वहाँ पर अलाउ कर देता था शो कर। सेंटिमेंटल एनालिसिस। नहीं अब, नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी तो आप उसको रिव्यू बताएं और प्रॉब्लम बताएं कि ये चीज़ है, ये अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज कर। फिर वो अलाउ करेगा। नहीं नेगेटिव अगर आप कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह से ये माइक लिया, अब मुझे ये माइक पसंद नहीं आया, या लेट से मैं कहता हूँ कि भाई माइक दरमियान में रुकता है, इसमें कोई मसला है, तो मैं ये तो जाकर कह सकता हूँ कि भाई माइक में ये मसला है और मैं इसको एक स्टार दूंगा, और बाकियों को भी कह सकता हूँ कि भाई डोंट बाय फ्रॉम इट, या माइक ब्रोकन था। मैं आगे अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकता। नहीं नहीं नहीं, अगर स्पेसिफिक वर्ड में चेक करना है तो फिर वो तो इफ एल्स के साथ होगा। एआई लगाने का हमें फायदा ये है कि अगर मैं जीपीटी लगा रहा हूँ तो जीपीटी का सारा डाटा अब ये चेक कर रहा है कि कहीं इसके ऊपर कोई ऐसी लैंग्वेज ना इस्तेमाल हुई। नहीं हम उसको बताते हैं ना, हमने उनको बताया है, अब ये आपने वो चेक करना, ये अब आप देखोगे कि भाई आपने कैसे वहां पे शो करवाना। ये अभी हम लोग बता, मैं आपको बताता हूँ कि ये जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो एजेंट्स के ऊपर एजेंट का एक पूरा आर्किटेक्चर बनता है कि एजेंट्स कैसे काम करते हैं। अच्छा, हमें सबसे पहले जो चीज़ पता चली वो है कि एजेंट एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेट करने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल हो, ऑटोनोमसली टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज हो। एजेंट
कुछ इस तरह से एजेंट काम करते कि हम एजेंट को कोई इनपुट देंगे, अब वो इनपुट जैसे मैंने बताया कि यूजर एंटर कर रिव्यू यूजर एंटर करेगा। अब यही इनपुट डिफरेंट डिवाइसेस के साथ भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं डिफरेंट एमजी की आ रही है, चंगान की, ये जो गाड़ियां आ रही हैं जिनमें फ्रंट कोलिजन असिस्ट है और ये सारे अडास के फीचर हैं, उनके अंदर भी डिफरेंट एआई एजेंट्स काम कर रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली डिसीजन ले लेते हैं ऑन बेसिस ऑफ सेंसर्स इनपुट। फिर आगे गाड़ियां जा रही हैं और जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो गाड़ी की स्पीड के लिहाज से स्पीड को स्लो कर रहा है या ब्रेकिंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, वो एजेंट ही है जो ये डिसीजन लेके दे रहे। अब जब हम किसी एजेंट को इनपुट देते हैं वो यूजर से भी हो सकती है या किसी डिवाइस या सेंसर से भी इनपुट हो सकती है। जब इनपुट जाती है ना किसी एजेंट को और वो फिर हम भेजते हैं किसी एलएलएम के पास कि भाई अब बताओ ये क्या है, इसके ऊपर हम एक रैपर चढ़ा देते हैं प्रॉम्प्ट। ताकि एलएलएम तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर जीपीटी ओपन करूँ, ट्रांसलेट टू, और अब अगर मैं यही काम कहता हूँ, अब उसने मुझे वो भी दी। अब एलएलएम तो और भी काम कर सकता है। मैं अगर उसे यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि भाई मुझे करंट उसकी बिटकॉइन की वैल्यू बताओ, ये वो भी बता देगा। अब मुझे इस एलएलएम को रोकना है कि ये एक स्पेसिफिक टास्क है, तो वो रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉम्प्ट का कवर चढ़ा दें इस इनपुट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रांसलेशन एप्लीकेशन बना रहा हूँ जो यूजर से इनपुट लेगी और एट द एंड उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे। अब यूजर उस सेंटेंस में लिखता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी ये एक चीज लिखी, आई एम गोइंग टू दुबई, कैन यू शेयर मी द लिस्ट ऑफ 7 स्टार होटल्स देयर। अब यही बात मैं अगर उर्दू में लिखता हूँ, दुबई अपनी शानदार, उर्दू में बताने लग गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं, ये काम करे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन, जैसे यहाँ पर किया। तो मुझे अब इस प्रॉम्प्ट के थ्रू इस इनपुट के ऊपर एक कवर चढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। मैं अभी के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और अब जो भी यूजर इनपुट करेगा ना, हम उसे इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे जो भी इनपुट है। और फिर एलएलएम के पास रिस्पॉन्स है। इसी तरह हम लोगों ने एक प्रॉम्प्ट वहां पे मेंशन की हुई है लंबी चौड़ी,
कि ये हो, ऐसा ऐसा उसने इनपुट दिया हो, तब जाके वो एक स्पेसिफिक काम करे, तब जाके उसको रिजेक्ट करे, या तब जाके उसका जो रिव्यू है वो एक्सेप्ट करे। जब इसके पास रिस्पॉन्स आ जाता है, फिर ये आगे डिफरेंट टूल्स को कॉल करता है एजेंट। अब टूल्स क्या है? टूल्स वो चीजें हैं जिसके ऊपर ये एजेंट एक्शन परफॉर्म करे। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई मैंने जो एग्जांपल दी है कि रिव्यू वाली, अगर रिव्यू रिजेक्ट हो जाता है तो यूजर को एक ईमेल जाए कि भाई आपका रिव्यू रिजेक्ट हुआ है और इस वजह से रिजेक्ट हुआ। तो अब अगर ईमेल सेंड करनी है तो ईमेल सेंड करने के लिए कोई एक टूल है जो जीमेल का हमें मिलता है। अगर जावास्क्रिप्ट में बात करें तो नोड मेलर करके एक लाइब्रेरी में मिलती है, तो वो उस टूल को कॉल करे और ईमेल भेजे। या अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई मैं गूगल, हम लोगों ने एक ऐसा एजेंट बनाया जो हमारे गूगल मीट को, जो मीटिंग हुई है उसके अंदर से बुलेट पॉइंट निकाल के देता है, और अगर कहीं पर ऐसी बात हुई है कि अगर हमें आगे भी मीटिंग करनी है, कोई डिस्कशन हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली कैलेंडर पे जाके उसे सेट कर दे। तो वो उन टूल्स को वहाँ पे चेक करे कि भाई कैलेंडर वाला हमें टूल कॉल करना है या क्या काम करना है। तो ये वो टूल होंगे जिसके ऊपर एजेंट एक्शन परफॉर्म करेगा जब उसे एलएलएम से कोई रिस्पॉन्स आ जाए। बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स वो एक्शन लेगा, वो डिसीजन करेगा कि ओके नाउ आई हैव टू गो टू एक्सेप्ट द रिव्यू, रिजेक्ट द रिव्यू, मेक अ मीटिंग इन कैलेंडर, या ट्रांसलेट करना है, जो भी चीज़ें हमें वहाँ पर टूल्स मेंशन करते हैं। अच्छा, एजेंट जो है ये ऑटोनोमसली तो काम करता रहेगा, इनपुट आएगी और ये सारे काम चलते रहेंगे। अब अगर इनपुट आ रही है सेंसर्स के थ्रू, जैसे क्रूज कंट्रोल, अगर आपने एक दफ़ा मोटरवे पे लगा दिया तो यहाँ से कराची जा रहे हैं तो वो मोटरवे पे क्रूज कंट्रोल चल रहा है, वो बार बार ऑटोनोमसली ऑटोमेटिकली इनपुट ले रहा है, रीजनिंग कर रहा है कि ओके ठीक है गाड़ी की स्पीड कम हो रही है जो आगे आ रही है, मुझे भी अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी है। उसने तेज़ कर लिया, ओके उसने 130 से भी ऊपर ले गया और मेरा क्रूज 130 पर सेट है, तो मैं अपनी गाड़ी 130 पे ला के कौन सा स्पीड पे मूव करूँगा। तो ये सारी चीज़ें एजेंट डिसीजन कर, और फिर उस लिहाज से डिफरेंट टूल्स या डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करता है डिफरेंट टूल्स के ऊपर। अब चीज़ें तो पहले भी ऑटोमेट हो रही थी, एजेंट आने से पहले भी एआई के थ्रू चीज़ें तो ऑटोमेट हो रही थी, लेकिन उस ऑटोमेशन में और एजेंट्स में डिफरेंस ये है कि जो एजेंट्स हैं वो खुद डिसीजन ले सकते हैं कि ओके मुझे अब इन सीक्वेंस में टूल्स को कॉल करना। अगर 5 टूल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, टूल 1, 2, तो अब एजेंट ऑटोमेटिकली डिसीजन ले सकता है कि भाई मुझे किस स्पेसिफिक जगह पर मूव करना है, किस स्पेसिफिक टूल को कॉल करना है। जैसे रिव्यू वाले में ही एक केस ये भी है कि अगर एलएलएम डिसाइड नहीं कर पा कि इफ दिस रिव्यू इज अब्यूजिव और नॉट, सिंपल नेगेटिव रिव्यू ही है तो अब्यूजिव है या नहीं है, तो अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली एडमिन पोर्टल में सेट करते हैं। अब 3 केस बनेंगे। सबसे पहला एक्सेप्ट करेगा और जो प्रोडक्ट वाला पेज है वहां पे नीचे शो कर देगा। दूसरा रिजेक्ट करेगा, डेटाबेस से डिलीट करेगा और ईमेल सेंड कर देगा। तीसरा डेटाबेस से डिलीट नहीं करेगा लेकिन एडमिन अप्रूवल के लिए भेज देगा। तो अब वो डिसाइड करेगा कि भाई मुझे किस काम के लिए करना, किस सीक्वेंस में टूल्स को कॉल करना। ऑटोमेशन जो पहले हो रही थी उसमें हम पाइथन के कोड में हार्ड कोड कर देते थे कि पहले ये काम हो, फिर ये काम हो, फिर ये काम हो, एंड देन दिस। पूरा एक सीक्वेंस ऑलरेडी डिफाइंड था। एजेंट्स में वो सीक्वेंस डिफाइंड नहीं।
और जो दूसरी एक चीज है एजेंट्स में, वो है मेमोरी। एजेंट है बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म है, जिसकी बेस पर एजेंट चीजें सीख रहा है और आगे ग्रो कर सेटिंग्स। अब चैट जीपीटी में पहले ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब अगर आप लोग देखो जब प्रॉम्प्ट करते हैं तो वो ऊपर एक ऑप्शन दे देता है मेमोरी अपडेटेड का। वो मेमोरी अपडेटेड क्या है, वो यही मेमोरी अपडेट का उसने डिफरेंट एआई एजेंट्स बनाए हैं, जिस बेस पर वो आगे आपके लिए वेबसाइट पे सर्च कर रहा है या जो डिफरेंट टास्क है वो परफॉर्म कर रहा है। उन चीज़ों को करने के लिए वो देखेगा कि भाई कि आपकी मेमोरी में क्या चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई मेरा एक गोल है कि मैं रिएक्ट नेटिव डेवलपर की जॉब गेट करना चाह रहा हूँ या एआई एजेंट की जॉब गेट करना चाह रहा हूँ विद $10,000 मंथ। तो अब वो इस बात को याद कर लेगा। अब मैं उससे कोई क्वेश्चन करूंगा तो वो उसी से रिलेटेड मुझे ला के दे। अगर मैं उसे कहता हूँ कि भाई लिंक्डइन पे अगर कोई जॉब अपडेट आई है तो मुझे बताओ, वो वेबसाइट पे सर्च करेगा, लिंक्डइन पे जाएगा, वहाँ उसको सर्च करेगा, जिसे स्क्रैपिंग भी बोलते हैं, और मुझे ला के वो दे देगा। अब वो मुझे $500 की या $1,000 वाली जॉब नहीं ला के देगा, वो मेरे गोल से अलाइंड जॉब ला। पहले जीपीटी क्या कर रहा था, जैसे सर ने भी एग्जांपल दी कि पहले जो चीज़ें थी वो कैसे काम कर रही थी कि अगर हम लोग एक्सेप्ट भी लिख देते थे तो तब भी वो वही वाली यूनिवर्सिटी ले आता गूगल सर्च में। तो जीपीटी कैसे काम करता था कि अगर मैंने से कह दिया है कि भाई अगर $10,000 वाली या $1,000 वाली जॉब लेके आओ तो वो लेके आएगा, अगर हमने से कहा है नहीं तो फिर वो सारी जॉब्स ले। तो एआई एजेंट्स मेमोरी के साथ साथ अपने आप को ग्रो भी करते हैं, कि अपनी जो आउटपुट है उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं एवरी टू एंड फ्रो। कि जब भी उनको लगता है कि भाई मैं अपनी मेमोरी को अपडेट कर सकता हूँ, और अपडेट करने के बाद वो उसे कंटिन्यू करते हैं। तो एजेंट्स क्या है, एजेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑटोनोमस टास्क करने के लिए यूज हो यूजिंग एआई। जैसे यहाँ पर उन्होंने डिफाइन भी किया हुआ है, परफॉर्म टास्क एनोनिमसली, ये टास्क परफॉर्म कर सकता है, और एनालाइज डाटा टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। एजेंट्स क्या करेंगे कि भाई उनके पास डिसीजन होंगे, इन्फॉर्म डिसीजन। इन्फॉर्म का मतलब है कि उनके पास ऑलरेडी मेमोरी में डाटा मौजूद है, उसकी बेस के ऊपर वो डिसीजन लेगा। और जनरेटिव एआई करेगा कि ओनली रिस्पॉन्ड व्हेन गिव अ प्रॉम्प्ट, जो उसको हमने प्रॉम्प्ट दिया उसको दे दे। A better option for content creation can tailor its technology to fit end goals। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम लोग इसे लगा सकते हैं, जैसे एआई एजेंट डिफरेंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कस्टम जीपीटी बना लेंगे, नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग बनाएंगे भी कस्टम जीपीटी बनाएंगे जो हमारे बिहाफ पे कॉल्स करे। अब वो कॉल कैसे करेगा, एआई कॉलिंग के लिए या कोल्ड कॉलिंग के लिए जो एक एआई का टूल यूज हो रहा है उसे बोलते हैं ऑटर डॉट ए आई। डिफरेंट टूल्स हैं, लेकिन जैसे जीपीटी चला हुआ है सबसे ज़्यादा, इसी तरह एक ऑटर डॉट ए आई का टूल है। उसके साथ हम अपनी एपीआई जीपीटी की उसकी एपीआई जीपीटी के साथ कनेक्ट कर दें और एक एजेंट बनाएंगे। अब वो काम कैसे कर रहा होगा, ऑटर डॉट ए आई का काम है कि कॉल कर, विदाउट यू कॉल कर, मैं उसको स्क्रिप्ट लिख दूंगा और वो स्क्रिप्ट बोल के कॉल कर देगा। वो उस लिहाज से कॉल करेगा, मतलब मैंने उसको स्क्रिप्ट लिख के दे दी कि भाई तुमने कॉल कॉल करनी है, और लेट्स से उस्मान साहब के साथ आज 2 बजे का लंच प्लान करना है सिल्वर स्पून पे। अब वो कॉल करेगा, हेलो हाउ आर यू, फिर वो उस्मान साहब जवाब देंगे आई एम फाइन, कन्वर्सेशन होगी और ये सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जीपीटी के साथ कर रहा हूँ तो फिर मुझे अब पूरी स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं। अब मैंने उसको बता दिया कि भाई बुक
एन अपॉइंटमेंट विद उस्मान साहब एट 2 PM, लंच एट सिल्वर स्पून। तो अब वो ऑटोमेटिकली उसको स्क्रिप्ट बना के देगा जीपीटी। जीपीटी को हम कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि भाई आपने कैसे बात करनी है, या फॉर एग्जांपल आप ये कहो कि भाई मैं अबू रैला बात कर रहा हूँ या अबू रैला असिस्टेंट बात कर रहा हूँ, या हमने उसे कहना है कि भाई तुम डायरेक्ट कहो कि भाई मैं अबू रैला बात कर रहा हूँ और मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए 2 बजे की। तो अब इस तरह के एजेंट्स हम लोग बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और फिर डिफरेंट एजेंट्स बनाएंगे। हम लोग ये देखेंगे कि भाई हम लोगों ने सिर्फ जीपीटी वाले एजेंट्स ही क्यों नहीं बनाने, दूसरे एजेंट्स क्यों बनाने, एंड सो ऑन। आ जाए इधर, आ जाए सारे, ताकि सारे सुने। तो नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं जो डिस्टिंक्ट कर रहा हूँ वो ये डिस्टिंक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अगली वेव आई है उसके अंदर क्या एक नई चीज़ है, क्योंकि तभी हम ये डिफाइन कर सकते हैं ना कि अगली वेव। जैसे अभी आपने कहा कि हम बच्चे को पिक्चर देते हैं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल वाली, ताकि वो डाटाबेस तैयार कर। बात आपने बिल्कुल सही की है कि ये तीनों वेव्स हैं मेच्योरिटी लेवल। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि रीजनर्स करके एक आएगा। जैसे O1 मॉडल आया है अभी जिप्टी का। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद नहीं है, जैसे अभी वो कह रहा है कि दिस मॉडल डज नॉट सपोर्ट सर्च, कि ये वेबसाइट को सर्च नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग न्यू चैट करें तो ये एडवांस रीजनिंग के लिए जाना जाता है, ये पेड है जीपीटी। ये $20 वाला अकाउंट। वैसे तो काम 4O से निकल जाता है जितना कि हम लोगों ने करना होता है कि इफ़ यू नो हाउ टू प्रॉम्प्ट अ मॉडल, लेकिन चूंकि हमें कस्टम जीपीटीज पढ़ानी है, बतानी है और बनानी है, तो इसलिए हम वो यूज़ करते हैं। ये बहुत सारी कस्टम जीपीटीज बनी पड़ी। नहीं, बिल्कुल चैट जीपीटी की एपीआई फ्री नहीं है। जब चैट जीपीटी की एपीआई, बिल्कुल चैट जीपीटी की एपीआई के लिए आप अकाउंट बनाते हैं, उसके लिए अलग अलग से आपको ना चीज़ें सेटअप करनी पड़ती हैं। अपना फ़ोन नंबर दे के वेरीफाई करना पड़ता है। जीपीटी का अकाउंट तो आप कंटिन्यू फिर गूगल करेंगे बन जाएगा, लेकिन जब जीपीटी की एपीआई के साथ आपने काम करना है तो आपको अपना मोबाइल नंबर दे के वेरीफाई करना पड़ेगा। तो पहले 1 या 2 मंथ के लिए आपको $5 का क्रेडिट फ्री मिलेगा। क्रेडिट में कुछ टोकन होते हैं अराउंड अबाउट 1 मिलियन, और फिर उसके बाद आपको सारा पे करना पड़ेगा टोकन्स के लिहाज से। और जो जेमिनाई है वो ज़रा फ्री भी मिल जाता है। इसलिए जब हम लोग काम कर रहे होंगे लैंगचैन लैंगग्राफ पे, तो हम लोग
मोस्ट ऑफ द केसेस में जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं ताकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो यूज़ कर सकें। अगर किसी ने जीपीटी की भी एपीआई यूज़ करनी है तो वो भी हम लोग एक आधी दफ़ा मैं आप लोगों को करके दिखा दूंगा कि ये कोड है, इसका इस तरह से काम हो। $20 मंथ। अच्छा अब ये बल्कि इससे मुझे एक याद है कि जो $20 मंथली है वो जीपीटी यूआई के एपीआई के नहीं है। अगर मैं एपीआई कॉल करता हूं तो मुझे एपीआई की अलग से कॉस्ट पड़ेगी। एक एपीआई ये टोकन के लिहाज से। अब टोकन वैसे तो पूरा एक टॉपिक आता है जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे होंगे एआई की, नेचुरल एनएलपी की थ्योरी में आएगा, टोकनाइजेशन करके पूरा टॉपिक आएगा कि टोकन कैसे बनते हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोग इतना समझ लें कि एवरी 4 कैरेक्टर इज वन टोकन। फॉर एग्जांपल बेबी वन टोकन है, केयर एक टोकन है। इस तरह के जितने भी 4 कैरेक्टर हैं, जैसे इनपुट लिखा हुआ है तो ये इनपुट टोकन्स तो ये 3 टोकन बनते हैं। तो देखें तो ये मेरे ख्याल 3 टोकन्स बने। तो 1 मिलियन टोकन के लिए $2.50 GPT-4। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि $10 अगर आपको 1 मिलियन टोकन की आउटपुट चाहिए। ये सारे उन्होंने प्राइसिंग मेंशन की हुई है। और अपनी प्राइस फ्री ऑफ चार्ज 15 रिक्वेस्ट पर मिनट और 1 मिलियन टोकन पर मिनट और 1500 रिक्वेस्ट पर डे। तो अभी अगर हमें ये फ्री है, इतना फ्री है, इनपुट भी फ्री होगी, आउटपुट भी फ्री है इस लिमिट के अंदर, और कॉन्टेक्स्ट कैशिंग ये सारी चीज़ें फ्री। अब ये डिपेंड करता है कि हमें किस मॉडल की कैसी आउटपुट चाहिए। वो डिफरेंट ग्राफ्स एआई के बने पड़े हैं कि कौन सा मॉडल किस स्पेसिफिक डोमेन में अच्छा है, हम वो यूज़ कर लेंगे। जब तक हम लोग पोर्टफोलियो एप्लीकेशंस बना रहे हैं या असाइनमेंट बना रहे हैं तो जेमिनाई ही यूज़ करेंगे ताकि फ्री वाला यूज़ कर सकें। अगर कोई ओपन एआई वाला भी यूज़ करना चाहे तो हम लोग एक या दो दफ़ा क्लास में ओपन एआई यूज़ कर लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ओपन एआई की एपीआईज कैसे यूज़ करें, ओपन एआई के साथ एजेंट्स कैसे बनाने हैं। लेकिन ज़्यादातर जेमिनाई ही यूज़ हो रही है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? जैसे जी जी, लामा जो है, लामा हम लोग क्यों नहीं यूज़ कर रहे, वो ओपन सोर्स भी है और ओपन सोर्स है। लामा भी यूज़ करेंगे, वो अभी हम लोग उसके ऊपर भी मूव करते हैं क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ कि जिसमें खर्चा कम से कम हो। अगर ओपन सोर्स है तो इसका मतलब है वो किसी न किसी ऐसे सर्वर पे डिप्लॉय है जिसकी हमें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। हगिंग फेस के ऊपर हमें उसकी एपीआई मिल जाती है, वहाँ पे हमें उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। या सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। या दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उसे अपने क्लाउड के ऊपर रन करें। रीट्रेन नहीं उसे बोलते हैं, फाइन ट्यून बोलते हैं। वो भी हम करेंगे, आगे भी आएगा वो क्वेश्चन। अभी तक के लिए जो इनका क्वेश्चन था वो बिल्कुल सही था कि ये डिफरेंट वेव्स हैं, एआई ही मेच्योर हो रहे, सिस्टम्स मेच्योर हो रहे। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर होके इसी की जो एंड लेवल है जिसे हम एजीआई बोलते हैं, जो हमें साईफाई मूवीज में दिखाया जाता है कि एक दिन आएगा जब रोबोट्स विल ओवरकम द वर्ल्ड, और देखो उस वक्त क्या बनता है। डिफरेंट थ्योरीज हैं उस वक्त के बारे में।
कुछ लोग कहते हैं कि भाई उस वक्त एक फ़िक्स अमाउंट सबको दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल $2000 हर बंदे को दिए जाएंगे कि भाई आप अपना इससे गुजर बसर करें जब एआई सारी काम करने लग जाएंगे। बट स्टिल चीज़ें चल रही हैं अभी। तो डिफरेंट एआई की स्टेजेस के अंदर हम लोगों ने जो डिफरेंस किया है वो ये किया है कि पिछली स्टेज से ये वाली स्टेज एडवांस की। अब हम आगे चलते हैं कि भाई हमें ये सारा कुछ करने के बाद ठीक है, हम लोगों को पता चल गया कि हमें जनरेटिव एआई से आगे एजेंटिक एआई एजेंट्स बनाने, एजेंट्स कैसे बनाने हैं उसका बेसिक आर्किटेक्चर हम लोगों ने देख लिया। अब जब एजेंट्स बनाने हैं तो उसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज हो रहे हैं। उन टूल्स में लैंगचेन, लैंग्राफ और लैंग स्मिथ यूज हो रहे हैं। और ये टूल्स यूज हो रहे हैं एजेंट्स बनाने के लिए, डिफरेंट रैग एप्लीकेशन बनाने के लिए जीपीटी या जेमिनी की एपीएस के साथ। अब अगर हम लोग गौर करें तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है कि ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मौजूद है, पाइथन में भी, जावास्क्रिप्ट। अब इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से हमें कोई एक चूज कर, तो हम लोगों ने पाइथन चूज की। नहीं नहीं, लैंगचेन, लैंगस्मिथ और लैंग्राफ ये तीन डिफरेंट लाइब्रेरीज है, पैकेजेस हैं। जैसे ईमेल सेंड करने के लिए जावास्क्रिप्ट में नोड मेलर है, या ऑथ है ऑथेंटिकेशन के लिए। ये डिफरेंट पैकेजेस हैं जो हमें आसानी देते हैं एलएलएम के साथ एप्लीकेशन बनाने के लिए। जैसे अगर मैं लैंगचेन खोलूँ तो उन्होंने डेफिनेशन ये लिखी हुई है, लैंगचेन इज ए फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन पावर्ड बाय लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। जावास्क्रिप्ट में भी ये तीनों, ये उन्होंने अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया हुआ है कि लैंगचेन में भी है, लैंगस्मिथ में भी है, लैंग्राफ। अब पाइथन और जावा से, तो जब हम हमारा जो पिछला कोर्स था या पिछले बैचेस थे उनमें टाइपस्क्रिप्ट हम लोग पढ़ते रहे, जावास्क्रिप्ट का जो सुपर सेट है टाइपस्क्रिप्ट वो हम लोग पढ़ते रहे, उसके साथ नेक्स्ट जेएस थे, और फिर हम लोग आगे लैंगचेन और इस पर आ रहे थे। लेकिन अब जो आप लोगों का कोर्स है उसमें हम लोग पाइथन पढ़ेंगे। पाइथन पढ़ने की वजह एक तो क्वेश्चन, अच्छा पाइथन पढ़ने की वजह सबसे पहले एक तो है द जॉब लिस्टेड इन पाइथन 1.2 मिलियन, जो उस दिन भी सर बता दी। और इसकी ग्रोथ, ये गिटहब की तरफ से ग्राफ है, और पहले जावास्क्रिप्ट टॉप पर थी, अब जावास्क्रिप्ट 2024 में नीचे आ गई है और पाइथन टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी। ये एजेंटिक की वजह से टॉप पर गई है, एआई की वेव की वजह से। अब जो क्वेश्चन था भाई का कि सर हम जो एआई मॉडल है उन्हें रिट्रेन नहीं कर सकते, उन्हें हम लोग बोलते हैं फाइन ट्यून करना। तो जब हम मॉडल को फाइन ट्यून करने जा रहे हैं ना, तो लामा की जितनी भी डेवलपमेंट है वो हुई है पाइथन, या और भी जितने ओपन सोर्स मॉडल्स हैं उनमें से मोस्टली की डेवलपमेंट है पाइथन। तो वहाँ आके हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है वो रुक गई, या जैसे कहते हैं ना कि जावास्क्रिप्ट का स्कोप खत्म हो गया। जावास्क्रिप्ट का स्कोप था कि भाई वो यूज़ तो कर सकती थी लेकिन उसको फाइन ट्यून करने में बड़ा मसला, तो जब हमें फाइन ट्यूनिंग करनी है फिर हमें पाइथन करना है। तो अब दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से अच्छा है कि हम एक ही करें, इसलिए अब हम लोग पाइथन पे मूव हुए हैं ताकि एआई जो स्पेशलाइजेशन है वो एआई के अंदर हमारी, हम लोग शुरू में पाइथन पढ़ेंगे, फिर कस्टम जीपीटीज बनाएंगे, फिर रैग एप्लीकेशन बनाएंगे, फिर एआई एजेंट्स बनाएंगे, फिर एट द एंड मॉडल को फाइन ट्यून करें। ये पूरे 1.5 साल। अब हम इसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि ये कैसे करेंगे।
अच्छा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों करनी है ये हमें क्लियर हो गया। एक तो जो गिटहब का ग्राफ है, और दूसरा हमारी मजबूरी ये है कि अगर हमें कोई मॉडल फाइन ट्यून करना पड़ जाए तो वहाँ जाके जावास्क्रिप्ट ने हाथ रोक लिया। अब ये नहीं कि जावास्क्रिप्ट एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक सेब का दरख्त है और एक टेबल पे पड़ा हुआ सेब है। अब अगर मुझे सेब का दरख्त काटना है और टेबल पे पड़े हुए सेब को काटना है तो दोनों के लिए सेम टूल्स यूज़ नहीं हो सकते। मतलब अगर टेबल पे पड़े हुए मुझे किसी एक सेब को काटना है तो उसके लिए हम लोग एक नॉर्मल नाइफ या चाकू यूज़ करते हैं, और अगर उसी चाकू से हम लोग दरख्त काटने लग जाए तो फिर हमने काट लिया दरख्त। या अगर हम एक कुल्हाड़े से दरख्त को काट रहे हैं और उसी कुल्हाड़े से सेब काटने लगे तो सेब भी कट जाएगा, जो प्लेट है वो भी टूट जाएगी और टेबल भी टूट जाएगा। तो हर काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं। तो इसी तरह जो एआई का काम करने के लिए टूल मौजूद है वो पाइथन। ये रिसर्च भी हमने आपको बता दी है, और एक जगह और ये पाइथन का ग्राफ, टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेजेस, ये गिटहब के कंट्रीब्यूशन से उन्होंने गिटहब का ग्राफ, उसमें भी टॉप पे पाइथन, ये जो फास्टली ग्रो कर, क्विकली ग्रो कर। पाइथन एक तो क्विकली ग्रो कर रही है और दूसरे ग्राफ में उन्होंने बताया कि भाई ग्रो करके टॉप पर आ गई। तो ये रीजन है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करने की। जब भी हम लोग कोई टूल या कोई चीज चूज कर रहे हैं तो उसके पीछे दो तीन चीजें हो सकती हैं कि या तो हम पूरी रिसर्च करें, और या अगर किसी सीनियर ने कहा है तो उसकी बात मान लें। अब रिसर्च भी हमने आपको दिखा दी है, और सर जया ने कहा है कि भाई पाइथन पढ़ानी है तो सीनियर की बात भी हमने मान ली। स्टिल अगर किसी को लगता है कि जावास्क्रिप्ट करनी चाहिए तो वो रिसर्च करे और रिसर्च हमें दिखाए। अगर कहीं लगेगा जावास्क्रिप्ट या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन से अच्छी जा रही है वो विल अडॉप्ट। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो पहले कोर्स का शेड्यूल था वो था कि पहले क्वार्टर में टाइपस्क्रिप्ट पढ़ते थे, दूसरे में नेक्स्ट.जेएस पढ़ते थे, और फिर आगे लैंगचेन और लैंग्राफ और डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे थे। डेटाबेस इसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे पोस्टग्रेस, नियॉन डेटाबेस। और वेक्टर डीबी, जब हम एआई की चीज़ें बना रहे होंगे तो उसके लिए वेक्टर डेटाबेसेस यूज़ होते हैं, तो डिफरेंट मौजूद हैं, तो हम लोग जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो वो भी डिस्कस करेंगे। नियॉन क्यों चलाएंगे, उसमें एक तो सबसे लेटेस्ट है नियॉन, सबसे लेटेस्ट है, फास्ट है, और इसका जो सबसे अच्छा एक फीचर है जो अभी तक बाकियों में नहीं है वो है ब्रांच। जब हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है उसके अंदर नया फीचर ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम जो डेटाबेस प्रोडक्शन में चल रही है ना उसके ऊपर काम नहीं करते, एक अलग डेटाबेस बनाते हैं जिसे हम डेवलपमेंट डेटाबेस भी बोल देते हैं या टेस्ट डेटाबेस, टेस्टिंग डेटाबेस भी बोल देते हैं। अब वो अलग क्यों बनाते हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता मैंने डिलीट की क्वेरी चलाई कि भाई मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो डिलीट हो जाए, ऑर्डर डिलीट हो जाए, और मैं वहाँ कंडीशन लगाना भूल गया या डेवलपर टेस्ट ही कर रहा था कि अच्छा ये चल रहा है कि नहीं, और वो कंडीशन लगाना भूल गया और डिलीट दबा दिया उसने, तो वो जितने प्रीवियस ऑर्डर 5 साल के 7 साल के वो सारे के सारे डिलीट कर देते। ई कॉमर्स के स्नैरियो इसी तरह और भी डिफरेंट जितने भी स्नैरियो हैं तो वो डिलीट हो जाए। अगर कन्वर्सेशन है जिसकी बेस के ऊपर हमारा जो एजेंट है उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर की थी, तो उसने बहुत सारी चीज़ें लर्न कर ली, तो वो डिलीट हो जाएंगी। तो अब ब्रांचिंग हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम इजीली ये काम करें, कि इजीली जो प्रोडक्शन की डेटाबेस है उसकी कॉपी बनाएं विद क्लिक ऑफ वन बटन, या हम उसकी एक नई ब्रांच बना लेंगे जिसे डेवलपमेंट बोलेंगे और अलग उस पर काम करते रहेंगे, और जब हमारा काम हो जाएगा और फिर हम ब्रांचेस को मर्ज कर देंगे।
ताकि हमारी जो प्रोडक्शन वाली डेटाबेस है उसमें काम खराब। ओके, अब हम लोग फर्स्ट क्वार्टर में पढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रॉम्प्ट इंजन, कि हम एलएलएम को कैसे कैसे प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, डिफरेंट जो भी टेक्निक्स हैं प्रॉम्प्ट को करने की। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड क्वार्टर में स्टार्ट करेंगे एआई की थ्योरी, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, जैसे टोकनाइजेशन है, एनएलपी है, न्यूरल नेटवर्क्स है, सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग, सारी चीज़ें, सेंटिमेंटल एनालिसिस है। मशीन लर्निंग अभी भी वर्दी है या नहीं? मशीन किसके द्वारा? अब डिपेंड करता है कि हम बनाना कैसे चाह रहे हैं। अगर हम लोग कोई ऐसी किसी ऐसी जगह पे एप्लीकेशन चलाना चाह रहे हैं, किसी एज डिवाइस, जैसे फॉर एग्जांपल आज भी हमारे फोन्स में एक एप्लीकेशन आती है, गैलरी में वो फीचर आता है कि भाई फेसेस के बेस, मतलब डिफरेंट फेस के बेस पे अलग अलग फोल्डर बना दो। उसके वो आप क्लिक करोगे तो वो विदाउट डाटा और वाईफाई पे चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो एआई मॉडल हमारे मोबाइल फोन में इंटीग्रेटेड। अगर हम लोग एआई एजेंट बना रहे हैं तो वो एलएलएम के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। तो ये अब हमारी नीड पे डिपेंड करता है। लेकिन अब जो मशीन लर्निंग की नीड है वो रह सिर्फ एज डिवाइस पर के, अगर मुझे डिवाइस के ऊपर एआई चला, लेकिन स्टिल हम लोग मशीन लर्निंग की थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बेसिक कोड पढ़ते हैं, ताकि हमें पता हो कि एलएलएम कैसे काम करता है। जब हम उसे फाइन ट्यून करना चाह रहे हैं तो हमें पता हो चुका, वो चाहते हैं डिफरेंट। इसी तरह लैब लैब एआई का देखोगे अगर आप, तो वहां पर भी हो रहे हैं, लेकिन वहां पर सारे एजेंट के और जनरेटिव एआई के हो रहे हैं। तो कम कर हैकाथॉन्स और जो है हैकाथॉन्स, लैब लैब डॉट ए आई, लैब लेबोरेटरी की शॉर्ट फॉर्म लैब लैब डॉट ए आई। अब ये हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर लामा इम्पैक्ट, यानी कि लामा से मैं बनाना, लामा का ये है। और उसके बाद आई बी एम वर्ड्स असिस्टेंट हमें बनाना है। ये डिफरेंट डिफरेंट ए आई की एजेंट्स चल, रीजनिंग विद ओ वन, जो अभी हम लोग जीपीटी की बात करें। तो अब हैकाथॉन्स तो चल रहे हैं, लेकिन अब एजेंट्स के ऊपर चल रहा है। 11 लैब का है, एआई ऑडियो बनाने के लिए है। फिर उसके बाद हमारे पास एआई एजेंट्स हैकाथॉन, जनरेटिव एआई हैकाथॉन विद आईबीएम वाटसन एक्स, और फैल्कन का है, लामा 3 का हैकाथॉन आ गया दोबारा, और लैंग फ्लो हैकाथॉन आ गया, GPT-4 ओ का आ गया। तो अब जो मशीन लर्निंग वाले हैं वो कम हो गए एज कम्पेयर टू एआई एजेंट्स। कंपटीशन अब भी होने, हैकाथॉन्स अब भी होने। एडवांस रैग हैकाथॉन, असिस्टेंट एपीआई हैं, जीपीटी हमें ऑफर करता है। असिस्टेंट, ये क्लाउड का आ गया, जेमिनाई का आ गया। तो अब ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरफ को मूव करना। अगर हम लोग कहेंगे कि भाई मुझे मशीन लर्निंग चीज़ें बिल्कुल ही नहीं करनी है, तो वो भी गलत है। तो आपको थ्योरी चीज़ें पता होंगी, फिर आप फाइन ट्यूनिंग पे जा सकते हैं। स्टिल अगर आप लोग एआई एजेंट्स के या जनरेटिव एआई के किसी अच्छी जॉब के, किसी अच्छी कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने जाओगे,
तो वो आपसे मशीन लर्निंग के भी क्वेश्चंस करते हैं कि आपकी एआई की बैकग्राउंड कैसी है। अच्छा, फर्स्ट क्वार्टर में हम लोगों ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ ली कि हम लोग कैसे प्रॉम्प्ट देंगे, या अगर हमें प्रॉम्प्ट कवर लिखना है एजेंट के लिए तो वो हम कैसे लिखेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट क्वार्टर में कवर करें। फिर सेकंड क्वार्टर में हम लोग शुरू करेंगे एआई की थ्योरी से, कस्टम जीपीटीज के साथ, क्योंकि वो यूआई बेस्ड एआई एजेंट्स हैं तो वो बनाना आसान। फिर उसके बाद हम लोग लैंग चेन को यूज़ करते हुए रैग बेस्ड एप्लीकेशंस बनाएंगे। जिस रैग बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब है कि हम उसे कस्टम कॉन्टेक्स्ट देंगे, अपना कॉन्टेक्स्ट जो जीपीटी के पास डाटा मौजूद नहीं। फॉर एग्जांपल, हमारे पाकिस्तान में अगर आपने सेकंड हैंड कार सेल करनी है ना, तो उसमें आपको, अगर गाड़ी एक्सीडेंटेड है, अब गाड़ी एक्सीडेंटेड होती है कि एक तो बहुत एक्सीडेंट है ना, उसका फ्रेम ही ख़राब हो गया, एक जगह हल्की सी लगी हुई है और एक जगह से कहीं से पेंट ख़राब है और हमने उसे रीपेंट कर दिया, तो उसकी प्राइस गिर जाती है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर गाड़ी रीपेंट है तो वो उसकी ज़ाहरी हालत पे जाती है, वहाँ पर प्राइस नहीं गिरती। वो कहते हैं कि गाड़ी साफ़ सुथरी है, अच्छी है, ऑब्वियसली बात है, वो चेक तो करते हैं कि फ्रेम ख़राब नहीं, चीज़ें ख़राब नहीं, लेकिन गाड़ी का अगर बम्पर कहीं से ख़राब हो गया था, कहीं लग गई थी, तो वो उन्होंने पेंट करवा दिया। तो अब वो इस चक्कर में नहीं पड़ते कि भाई ये गाड़ी का जो दरवाज़ा है या बम्पर है ये पेंटेड है तो हम इसको कम पैसे दें। तो अब ये पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक है, तो हमें ये एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट अपने जीपीटी को देना पड़ेगा कि अगर मैं एक ऐसी जीपीटी बनाना चाह रहा हूँ जो आपको पाकिस्तान में सेकंड हैंड कार लेने के लिए एडवाइस दे, जैसे पार्क व्हील्स की एक डिफरेंट सर्विसेज मौजूद है, तो पार्क व्हील्स वाले अगर अपनी कस्टम जीपीटी बनाना चाह रहे हैं तो वो उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान में इन इन चीज़ों पे या इस बेस के ऊपर गाड़ी की प्राइस गिर जाती है। लेकिन इंटरनेशनली ये चीज़ें नहीं है। इस तरह अगर हमें कोई और स्पेसिफिक काम करना है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड काम करना है, तो प्रॉपर्टी के रेट्स जीपीटी को नहीं पता कि इस इलाके में प्रॉपर्टी के रेट्स क्या हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा प्रॉपर्टी, और उसको बताना पड़ेगा कि भाई अगर छत पे वो लेंटर डला हुआ है तो प्राइस कितनी बढ़ेगी, ये क्या एस्टिमेट है, अगर टीयर गाड़ रहे हैं तो वो कम होगी, अगर प्लस्तर हुआ हुआ है तो क्या है, अगर प्लस्तर नहीं है तो क्या है। ये सारी चीज़ें हमें उसको पूरा एक कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा कि अगर हमें प्रॉपर्टी एडवाइजर बना, जैसे ये कस्टम जीपीटी से हम लोग देख रहे हैं ना, बहुत सारी पड़ी हुई हैं, राइट फॉर मी, कंसेंसिस, कोड को पायलट, इमेज जनरेटर, कैनवा, कॉलर जीपीटी, ये वो। अब इनका काम क्या है, इसके पास जीपीटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट मौजूद है उस स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड। अब वो कॉन्टेक्स्ट कैसे देना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। वो कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं जीपीटी क्रिएट कर रहा हूँ और फिगर, सबसे पहले तो मैं उसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि भाई आपने किस किस चीज़ को फॉलो करना है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, और अपलोड फाइल्स, यहाँ से मैं उसे अपनी फाइल्स दे दूँगा। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मैंने पाइथन की, जैसे हम लोगों ने पाइथन लर्न करनी, तो हम पाइथन के कस्टम जीपीटी बना लेते हैं। तो मैं जो क्लासेस में पाइथन, जो क्लास में हम लोग पाइथन की बुक से पढ़ेंगे या स्लाइड से पढ़ेंगे, वो स्लाइड इसको पहले ही इसके ऊपर अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप लोग को क्वेश्चन करो तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर करे कि ये बुक है या ये वाली जो स्लाइड है इस लिहाज से इसका ये रिस्पॉन्स बन रहा है। क्योंकि पाइथन से रिलेटेड तो जीपीटी के पास बहुत डाटा, लेकिन हमें डाटा वो चाहिए जो हम लोग क्लास में पढ़ के आए, ये वो टॉपिक जो हम लोग क्लास में पढ़ के, तो वो हम लोग ये कर सकते हैं। फिर उन्होंने डिफरेंट ऑप्शन दिए कि आप लोग वेब सर्च इनेबल करना चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे, फिर इमेज जनरेशन करना चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे। अब पाइथन पढ़ रहे हैं तो हमें इमेज जनरेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोड इंटरप्रेटर की ज़रूरत है। फिर उसके बाद क्रिएट न्यू एक्शन, अगर हमें कोई एपीआई कॉल करना, जैसे अभी एग्जांपल दे रहे थे हम ऑटो डॉट ए आई की, या हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अपने गिटहब के साथ इसको अटैच कर, गिटहब के साथ अटैच कर देंगे कि जैसे ही मैं कोड अपलोड करके गिटहब पे लगाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा और उसे पता होगा कि ठीक है आज के टॉपिक ये पढ़े हैं। तो फॉर एग्जांपल आज हम लोगों ने इफ़ एल्स कंडीशन पढ़ी है या वेरिएबल पढ़ा है,
वो ऑटोमेटिकली हमें उस लिहाज से रिस्पॉन्ड कर। ये रैक बेस एप्लीकेशन। फिर उसके बाद सेकंड क्वार्टर में आप लोग रैक बेस एप्लीकेशन पढ़ोगे, थर्ड के स्टार्ट में एडवांस रैग होंगी, और थर्ड के एंड पे जाते जाते आप लोगों को एआई एजेंट्स का एक इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा, यानी इंटरमीडिएट लेवल तक एआई एजेंट्स बनाने लग जाएंगे। फोर्थ क्वार्टर के मीडियम स्टार्ट से ही आप लोगों के ग्रुप बना दिए जाएंगे, 10-10 मैक्सिमम 10 लोगों के ग्रुप, 5-5 7-7 के ग्रुप बना दिए जाएंगे, जिन ग्रुप में फिर आप एक एप्लीकेशन डेवलप करो। ये एआई एजेंट है, ये डेटाबेस है, इसके साथ कनेक्ट कर दी मैंने, ये डिफरेंट चीज़ें कनेक्ट कर। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ और फिफ्थ क्वार्टर में फास्ट एपीआई और सर्वर की चीज़ें, सर्वर क्लाउड की एप्लीकेशन, मतलब क्लाउड के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को स्केलेबल कैसे बनाना है। फास्ट एपीआई पढ़ेंगे, डेटाबेसेस पढ़ेंगे, और उसके साथ फिर हम लोग पढ़ेंगे काफका पढ़ेंगे, और जितने भी अपने क्लाउड को स्केल करने के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो पढ़ेंगे। डॉकर हो गया, काफका हो गया, कॉन्ग हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और फिफ्थ क्वार्टर के एंड तक या मीडियम तक आप लोगों को ये एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट करनी, एंड टू एंड, डेटाबेसेस के साथ, काफका के साथ, और ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे, साथ साथ पढ़ते रहेंगे और साथ साथ आप लोग करो। जैसे शायद आप लोगों के ग्रुप में कल वॉइस आया है या नहीं आया है सर का, मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन सर ने वॉइस किया है कि अब जो सीनियर क्वार्टर है उसकी 8 घंटे की क्लास हुआ करेगी एंड पर जाके, फिफ्थ क्वार्टर में सुबह 2-3 घंटे की क्लास, और उसके बाद बैठ के कोडिंग कर रहे हैं सर। हम लोग भी बैठे होंगे, आप लोगों के साथ कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो डिस्कस करें। और फिफ्थ क्वार्टर के मीडियम तक ये करने के बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे फाइन ट्यूनिंग की तरफ। फाइन ट्यूनिंग कैसे काम करेगी, अगर हमें फाइन ट्यूनिंग की क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्वांटाइजेशन क्या है, हाँ। और उसके बाद फिर अगर कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहे तो उसमें सिलेबस में डॉक्यूमेंट में डिफरेंट मौजूद है, ए आई फॉर हेल्थ केयर, ए आई फॉर ब्लॉकचेन, ए आई फॉर। नहीं, वो तो आप लोगों का भी अभी जो क्लास हो रही है क्वार्टर 4-5 की, उनके बने होंगे, किसी दिन ऐसे करेंगे कि क्लास मर्ज कर लेंगे और वो कर देंगे यहाँ पे। सर से बात कर लेते हैं, सर नवीद आते हैं ना, कि सर हम ये चाह रहे हैं कि इस तरह से हम लोग स्टार्ट करें, कि थोड़ी मोटिवेशन के लिए कि जो जो एजेंट्स हम लोगों ने बनाए हैं वो बच्चे देखना चाह रहे हैं, वो आपको दिखा देंगे। बल्कि किसी दिन उन्हें कहेंगे कि भाई चेक ही यहाँ पे कर लेते हैं आपका काम, जो आपने इस वीक में, आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, एक मिनट।